नमो नमः। नमस्कार। आज हम कल 4 तारीख को जो कक्षा 8 का संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी कर लेते हैं कि इस प्रकार का पेपर आएगा। ऐसा पेपर नहीं आएगा, ये आप नहीं माने कि ऐसा ही पेपर आएगा। पेपर इसी प्रकार का पैटर्न होगा, यानी इसी प्रकार से प्रश्न होंगे, प्रश्न दूसरे होंगे। तो हम इसमें एक अंदाज़ा लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो आप जो है इसको ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को देखें और इस चैनल को लाइक और शेयर, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम इस पेपर को हल करते हैं। 8 MCQs क्वेश्चन होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही भरना होता है। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, परिहरति शब्द दिया है परिहरति। इस पदे, पदे यानी पद में, प्रयुक्त यानी जो प्रयुक्त किया गया है, उपसर्ग अस्ति यानी इस पद में कौन सा उपसर्ग है। सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो कि शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये जो परिहरति शब्द है, इसमें आगे क्या जुड़ा है? परि शब्द जुड़ा है। तो हम इन ऑप्शन में से देखेंगे कि ऑप्शन में परि कहाँ है, तो घ ऑप्शन है जो परि का है। परि उपसर्ग, परि का मतलब होता है चारों ओर। परिहरति, ह्री धातु के आगे परि उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है परिहरति। तो इसमें परि उपसर्ग है। अब आगे हम चलते हैं। शिक्षिका गृहात पुस्तकानि, अब यहाँ पे आदाय चलती, आदाय के नीचे अंडरलाइन है, इसको हम कहेंगे रेखांकित। रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पीछे क्या आया हुआ है? य आया हुआ है। और आगे आ उपसर्ग है और य पीछे आया हुआ है। जब भी उपसर्ग युक्त य हो तो वह हमेशा लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसमें से लेप कौन सा है? ये, क्योंकि अनियर में अनीय शेष रहता है जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। तवतु में जो है वो वाहन बनता है, वाहन भी इसमें नहीं है। यत में भी यह शेष रहता है लेकिन उपसर्ग युक्त शब्द नहीं होता है। तो उपसर्ग युक्त शब्द के लिए यह जो शेष रहता है उसके लिए सही उत्तर होगा लेप यानी ख। आदाय शब्द में लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भ्रातृजाया। भ्रातृजाया संस्कृत में जो भौजाई है उसको भ्रातृजाया, भाई की जो पत्नी होती है उसको भ्रातृजाया कहते हैं। भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। अस्मिन वाक्य, ये जो वाक्य हैं, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अव्यय पदम, अव्यय पद वे होते हैं जो किसी भी लिंग या वचन के साथ प्रयुक्त हो, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको अव्यय पद कहते हैं। तो यहाँ जो इव है वो एक अव्यय पद है। इव का मतलब होता है की तरह, तो इव एक अव्यय पद है। तो इव ग ऑप्शन में आया हुआ है, इसलिए उत्तर होगा ग, छोटा ग। भ्रातृजाया का मतलब भौजाई, तो भौजाई का वचन बहुवचन चेंज हो सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है, बहुत सारी हो सकती है। उदासीन एक स्थिति है और दृश्यते एक क्रिया है। तो ये संज्ञा पद है और ये क्रियापद है। इव है जो अव्यय पद है। अगला प्रश्न चौथा जो किताब से लिया गया है, भारत स्वर्ण भूमि राजते। तो पाठ का नाम ही है छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो छितो उत्तर होगा इसमें। छितो का जो ऑप्शन है वह सही उत्तर होगा, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम आसीत, यानी प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता था। तो हमने द्विजी भारतम पाठ को पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक रूप से होता था, लिखित रूप से नहीं होता था, मौखिक रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा क, क्योंकि हम वेदों में श्रुति परंपरा से पढ़ते थे, सुनकर याद करते थे। त्वम विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत, इस वाक्य में सर्वनाम पद, सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें तुम जो है, तुम का मतलब तुम होता है, ये एक
सर्वनाम पद है, तो ये किस में अयव है? क में अयव है, इसलिए ये उत्तर सही होगा क। त्वम। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदयेन, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदयेन रचित काव्यम अस्ति। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल महोदय के द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो यहाँ पे भारत जनता अहम, ये उन्होंने लिखा था। भारत जनता हम डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा भांति भारतम से लिया गया है। चाकलेह चाकलेहम, चाकलेहम का मतलब चॉकलेट, प्रदाय यानी देकर, ताम अवतारित यानी उसको कहाँ से उतारा। तो ये जो गृहम शून्यम सुताम विना, इस पाठ से लिया गया है। और उसमें जो पिता है वो अपनी गोद से, क्रोडात मतलब गोद, स्कंदात का मतलब होता है कंधे से, सिरात का मतलब सिर से, सोपानात मतलब सीढ़ियों से। लेकिन इस पाठ के अनुसार अगर हम उत्तर देखेंगे तो वो अपनी गोद से उसको उतारता है, तो सही उत्तर होगा छोटा घ। अब हम जो है 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न जो है वो है विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत, यानी हमें विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। मिलान के प्रश्न है, इस तरफ विशेषण दिए हुए हैं, इस तरफ विशेष्य दिए हुए हैं। सही विशेषण को उसके सही विशेष्य से मिलाना। सालीना कौन है? तो जहाँ आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आ की मात्रा भारत जनता में आई हुई है, तो हम इसको इससे मिलाएंगे। ये मिलाने का तरीका है सालीना भारत जनता। अब यहाँ कहेंगे कि आ की मात्रा तो इसमें भी है, तो यहाँ पर आ मनोरमा। अब मनोरम यानी अच्छी कौन लगती है? कि भगिनी यानी बहन। ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, मनोरमा भी और भगिनी भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग से मिलाएंगे, मनोरमा भगिनी। परितोष कौन संतुष्ट होता है? अंतरात्मन। और जिस तरह से स्वच्छानी आया वैसा ही शब्द है गृहाणी, तो हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, स्वच्छानी गृहाणी। अगला जो 10वां प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें संधिम विच्छेदम कुरुत। या तो संधि की हुई है तो संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद है तो उसकी संधि करें। तो जैसे मही प्लस इंद्र, इसमें मही में बड़ी ई की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई की मात्रा है। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें बड़ी हो जाती है और उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो ही जो होगी वो बड़ी हो जाएगी और पीछे महिंद्र, इस प्रकार शब्द बनेगा महिंद्र। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पे अपन इसको देखेंगे एक एकम, इसमें के ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई है। जब भी ऐसा हो तो ये वर्धित संधि का उदाहरण है। तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो एक तरफ अ होगा, एक प्लस एकम, इस तरफ ए होगा, क्योंकि अ के बाद जब ए आता है तो उसमें वृद्धि होती है और आई बन जाता है। एक एकम, ये वर्धित संधि का उदाहरण है। आगे अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधारित करके प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे जो रेखांकित पद इसमें दिया हुआ है वेतनानी। अब हम प्रश्न पूरा बनाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है कार्य समाप्तो, तो कार्य समाप्तो को पुनः लिखेंगे कार्य समाप्तो। अब यहाँ से हम जो रेखांकित पद है उसके ऊपर किम शब्द से लेंगे। तो जैसे वेतनानी है वैसे ही शब्द आएगा कानी, कानी अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। और ऐसा करके हम इसको पूरा लिखना है। केवल रेखांकित पद की जगह वो शब्द लिखे ही काम नहीं चलाना है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इस प्रकार ये पूरा बनेगा। अगला है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। तो जब भी सेवल आए तो हम पूरे इसकी जगह क लगाते हुए कस्य कर देंगे, कस्य घोषणा अस्ति। और प्रश्नवाचक चिन्ह ये अवश्य पूरा करना है, ऐसे आधा करके नहीं छोड़ना है। अनेन अन्यपि पशवः भयभीता अभवन, इसमें पशव और भयभीता के नीचे अंडरलाइन करते हुए कहा कि रेखांकित पद में विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो विशेषण वो होता है जो किस शब्द
की विशेषता बताता है और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ भयभीत कौन हुए? पशु। तो पशु हो गए विशेष्य और भयभीत विशेषण हो गया। तो भयभीतः तो लिखेंगे विशेषण के आगे और जो पशव है वो विशेष्य के आगे लिखेंगे। इस प्रकार हम 2 अंक प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पे ये कारक संबंधी प्रश्न है। 8वीं कक्षा की पुस्तक के पीछे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके योग में, जैसे सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ युष्म शब्द जो होते हैं वो तोम युवाम युम वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है सह के योग में जिस तरह से युष्मत की तृतीय व्यक्ति होती है त्वया, तो त्वया भरी जाएगी। जैसे त्वम युवाम यूयम ये प्रथम व्यक्ति हुई, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीय व्यक्ति हुई, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। तो त्वया है जो तृतीय व्यक्ति का एक वचन है वो यहाँ भरा जाएगा। सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नमः के योग में चतुर्थ व्यक्ति, तो गुरु की चतुर्थ व्यक्ति होगी गुरुवे। क्या होगी? गुरुवे। और उभयतः के योग में उभयतः अभितः समया निक्षा हा प्रतियोगेपि, इनके योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय जो शब्द है उसके पीछे द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी विद्यालयम। क्या हो जाएगी? विद्यालयम। अगर आपको नहीं दिखता हो तो मैं यहाँ पे विद्यालय में वापस लिख के बता रहा हूँ। विद्यालयम इस प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि उ है तो म हलंत वाला लिखा जाएगा। अलम आया हुआ है, अलम अगर आगे आता तो जो कोष्टक में शब्द दिया हुआ उसमें चतुर्थ विभक्ति होती, लेकिन अलम अगर बाद में दिया हुआ है तो इस जो कलह शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति, जो राम की विभक्ति तृतीय होती है रामेण, तो कलह की हो जाएगी कलहेन। ठीक है ना? कलहेन अलम। इस प्रकार हम जो है इन विभक्तियों को भर के तो आधे नंबर का ये प्रश्न है। अब आगे खाली जगह में अपने को क्रियापदों को भरना है। तो यहाँ कुछ क्रियापद दिए हुए हैं। यहाँ जो गलत दिया था मैंने काट दिया। खादती का मतलब खाता है, उदेती का मतलब उगता है, नृत्य का मतलब नाचता है, विदेही का मतलब होना। पूर्व दिशायाम सूर्य, सूर्य क्या करता है? उदय होता है। तो पहली खाली जगह में हम भरेंगे उदेती। दूसरा सेंटेंस है कि मयूरः वर्षा काले, मोर वर्षा काल में क्या करता है? नाचता है, तो नृत्यति। फिर कहा कि तत्र धेनु, वहां पे धेनु यानी गाय, शाक फलानाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतम अपि, यानी हम क्या करते हैं प्लास्टिक की थैली के अंदर सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनको डाल देते हैं। तो गाय जो होती है उनको क्या करेगी? खाती है, तो खादती। वो उन छिलकों के साथ उस प्लास्टिक को भी खा लेती है। तो हमें प्लास्टिक की थैली में कभी छिलकों को डाल के नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे उस गाय को हानि होती है। वो प्लास्टिक अंदर पचता नहीं है और उसके हाथों में फंसकर उसकी गाय की मृत्यु का कारण बनता है। तो हम अकारण ही किसी गौ माता की हत्या के कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक की थैली इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्ति क्या करनी चाहिए? रखनी चाहिए। तो विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। इस प्रकार हमने 14 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब 15वां प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। तो 15वें प्रश्न में मंजूसात, मंजूसात का मतलब ये जो दी हुई है इसको मंजूसा बोलते हैं। इससे उचित संज्ञा पद को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ मैं ये जो संज्ञा पद दिए हुए हैं इनका आपको अर्थ बता देता हूँ। वने यानी वन में, नौकाम यानी नौका का, नाव का। पाटलिपुत्र स्थान का नाम है आर्यभट्टस्य यानी आर्यभट्ट का। आनंद प्रद यानी आनंद देने वाला। योगदानम गणित ज्योतिषाम संबद्धम वर्तते, कौन गणित ज्योतिष से संबंधित है? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्टस्य। जालम विस्तीर्य, जाल उसने जाल कहाँ फैलाया था? वन में फैलाया था, तो वने। नौकायाम उपविष्ट मानव, नौका में बैठा हुआ, तो नौका चाहिए तो यहां भी नौका ही होगा। नौकाम यानी हम जब नाव में बैठे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नाव तो यहीं ठहरी हुई है, बाकी सब चीजें इधर उधर दौड़ रही है। इसी प्रकार हम पृथ्वी की गति को भी
हम ये सोचते हैं कि सूर्य और चंद्रमा घूम रहे हैं, जबकि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। अतीव अयम जल विहार, यह जल विहार कैसा था कि आनंदप्रद, यह जल विहार आनंद देने वाला था। जल विहार यानी जल में अपन करते हैं। 16 प्रश्न है, प्रश्न पत्र अतिरिक्तात्, यानी इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए हैं उनको नहीं लिखना है। अगर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। हमें अपनी किताब से स्व पाठ्य पुस्तक, अपनी पाठ्य पुस्तक जो 8वीं की रंजिनी भाग 3 है, उसी के श्लोक लिख लें। ऐसा नहीं कि आप 6ठी 7वीं में जो श्लोक याद करके आए वो यहाँ लिख लो, नहीं, आपको वही श्लोक लिखना है जो आपकी 8वीं किताब में हो। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि वह इस प्रश्न पत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए 3 श्लोक लिखे हैं, आप कम से कम 4 या 5 श्लोक याद कर लें, जिससे ये 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर फोगट में आ जाएंगे आपके। लिखने का सही तरीका होना चाहिए, जैसे ये साहित्य संगीत, ये बिंदी नहीं है, यहाँ घ आ गया इसलिए और न आ गया इसलिए बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, ये विसर्ग का भी ध्यान रखना है, ये भी गलती मानी जाती है। तृणम नखा दनपि जीवमानः तदभाग ध्येयम परमं पशूनाम, इसको याद करके और लिख सकते हैं। दूसरा श्लोक मैंने यहाँ लिखा है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महीरुहाये साम, ये एक की मात्रा है, विमुखम यान्ति नार्थिन। तीसरा है, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यष्टिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसके साथ ही मैं इनके अर्थ भी बता देता हूँ, क्योंकि एक प्रश्न अर्थ का भी आएगा, तो यहाँ 2 प्रश्न की तैयारी हो जाएगी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति साक्षात बिना सींग, पूछ का मतलब होता है पूंछ और विषाण का मतलब होता है सींग, बिना सींग पूंछ वाले साक्षात पशु के समान है, जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं हो, संगीत का ज्ञान नहीं हो और किसी प्रकार की कला उसमें नहीं हो, तो व्यक्ति बिना सींग पूंछ वाले पशु के समान होता है। वह, क्योंकि पशु तो घास खाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति क्या खाते हैं, अन्न खाते हैं। वह अन्न खाते हुए भी, यानी घास नहीं खाता है, अन्न खाते हुए भी वह उस पशु से भी गया गुजरा है, वह पशु से भी निकृष्ट प्राणी है, क्योंकि भगवान ने पशु को बोलने की शक्ति नहीं दी है, न समझने की शक्ति दी है, और मनुष्य के पास बोलने एवं समझने की शक्ति होते हुए भी उसकी साहित्य संगीत और कला से वह विहीन होता है, इसलिए वह बिना सींग पूंछ वाला पशु कहा गया है। अब यहाँ पे पेड़ों की प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूबी, दारूबी का मतलब होता है पेड़, पेड़ों के द्वारा हमको पुष्प दिए जाते हैं, पत्ते दिए जाते हैं, फल देते हैं, छाया भी देते हैं, और यहाँ तक कि उनकी छाल भी काम आती है, उनकी जड़ और छाल भी काम आती है। कई पौधे ऐसे जिनकी जड़ें औषधि के रूप में काम आती है। छाल के द्वारा भी हम जो किस कागज पर हम लिख रहे हैं वह भी एक पेड़ की छाल के द्वारा ही निर्मित होता है। तो ये धन्या महिरुआ, महिरुआ भी यहाँ पेड़ के लिए कि ये पेड़ पौधे बड़े धन्य हैं और हम भी उनके द्वारा धन्य हैं कि ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिन, हम किसी भी मतलब से इनके पास जाए तो हम खाली हाथ नहीं आते हैं, ये हमको कुछ न कुछ देता ही है। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी होना चाहिए, कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य, लुब्ध का मतलब होता है लोभी, लोभी का नश्यते यानी नष्ट हो जाता है यश, जो लोभ ज्यादा करता है उसका यश नहीं रहता है। और पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब होता है जो चुगलखोरी करता है उसके कोई मित्र नहीं होते हैं। और नष्ट क्रिय से कुलम, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्म, जो दूसरों के धन की इच्छा करता है उसके धर्म नष्ट हो जाता है। और जो नशा करता है उसकी विद्या किसी काम की नहीं रहती है। और कृपण से सौख्यम, जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और जिस राजा के मंत्री प्रमथ सचिवस्य,
ऐसा राजा जिसके मंत्री आलसी होते हैं वह राजा नष्ट हो जाता है। अब हम आगे एक 17वां प्रश्न है जिसमें स्तंभ क और स्तंभ ख में जो श्लोक पद्यांश आए हुए हैं उनके अंशों को मिलाना है कि किसके साथ कौन सा अंश आएगा। तो हमने श्लोक याद किए, पाठों को पढ़ा है। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः, ये जो है पहले पाठ सुभाषितानि पाठ से लिया गया है और उसमें पूरा जो है वो श्लोक अपने को याद होना चाहिए। गुणा गुण गे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति देवसा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पे, यानी इसको इससे मिलाना 1 को 3 से। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्म से संबंधित हो तो कर्म के पास जाएंगे कर्मण्य, इसलिए हम भारत जनता क्या है कि हम कर्म में विश्वास करते हैं, इसलिए हम कर्मण्य भारत जनता है। हम केवल भाग्य में विश्वास नहीं करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। बहुनाम मतानाम जनानाम धैर्यम, यह बहुत से मतों और लोगों की धरती है। कौन? इसलिए ये छितो रास्ते, ये जो है सभी के ऊपर विराजमान भारत नाम की शरण भूमि है। गिरि शिखरे निकेतनम विनेवयानम नगारोहणम, इस तरह से इनको मिलाकर हम 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे जो प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। जब एक पद में कहा जाए तो केवल एक शब्द में उत्तर देना चाहिए और जब पूर्ण वाक्य में कहा तो पूरे वाक्य में उत्तर देना चाहिए। जैसे दूरस्थः सृगालः किम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही सृगाल ने क्या करना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पे अपन जब उत्तर लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे कि दूरस्थः सृगालः, सृगाल ने क्या करना शुरू कर दिया था? चिल्लाना। रवः रवम कर्तुम आरब्धः, उसने बोलना शुरू कर दिया था, पुकारना शुरू कर दिया था। किसको? गुफा को। ऐसे पूरा लिखेंगे। कस्याम दिशि वयम भारतीय अग्रसरम, हम किस दिशा में? तो डिजी भारतम दिशि, हम डिजी भारतम दिशि, वयम भारतीय, हम भारत को डिजिटल बना देंगे। दिशि वयम भारतीय अग्रेसराम, हम भारतीय जो डिजिटल भारत की तरफ, भारत को एकदम डिजिटल युग की तरफ ले जा रहे हैं। अभी एआई चल रहा है तो हम एआई के भी साथ चल रहे हैं और एआई करेंगे। इसको पूरा लिखना है। तुम जालम प्रसार्य इति कथयत अकथयत, यानी तुम जाल फैलाओ, ये किसने कहा? तो ये जो है वो धर्मे दमनम पापे पुण्यम तुम सर्वम स्वार्थम समीहते, तुम जालम प्रसार्य, ये किसने कहा? इति, ऐसा लिखते हुए इति लोम सिका, किसने कहा? लोमड़ी ने कहा था। तो लोम सिका अकथयत, ये पूरा इस तरह से उत्तर लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कस्याः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, किसका स्वास्थ्य नहीं समीचीन ठीक नहीं था? तो मालायाः, माला जो उसकी भौजाई थी शालिनी की, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें आप देखेंगे कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी एक पद में उत्तर देना है। यह भी 1-1 नंबर का प्रश्न है। पिछली बार हमने पूरे वाक्य में उत्तर दिया था, अब इस बार हमको केवल एक पद में उत्तर देना है कि कूप खनम कदा न युक्तम भवति, कूप खनम कदा यानी कब युक्त नहीं होता है? तो वहनीना गृहे, जब घर में आग लग जाए तो कुआं नहीं खोदना चाहिए, कुआं पहले ही खोदा हुआ रखना चाहिए ताकि पानी को हम, यानी संकट आने पर ही उसका विचार नहीं करने, संकट आने से पहले ही। गिरि शिखरे गमनम की दर्शम, यानी पहाड़ों पर चढ़ना कैसा होता है? दुष्कर होता है, तो दुष्करम। भारत जनता मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति, भारत जनता मित्र की आंखों से क्या देखती है? संसार को। संसारम, भारत जनता मित्र की आंखों से संसार को देखती है।
नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो ये जो है मनुस्मृति से लिया गया है। क्या उत्तर लिखेंगे? मनुस्मृति ग्रंथात्। अब यहां पे एक चित्र दिया है, इस चित्र और कुछ शब्द दिए हैं। इस चित्र को देखकर इन शब्दों की सहायता से 4 वाक्य बनाने हैं। और इस 20वें प्रश्न के साथ हमको एक और अथवा में प्रश्न दिया है। ऐसा ही प्रश्न आप देखेंगे, ये प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको इनमें भरना है और भरकर केवल अपन नंबर 8 शब्दों को भरना है। और सही तरीके से अगर अपन ने भर लिया तो हम 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कश्चित, अब हमने पाठ पढ़ा है कि किस नाम का शिकारी था। नाम, तो नाम यहाँ पर है चंचलो। कश्चित चंचलो नाम व्याध। एकदा स वने जालम, जाल में, जाल को क्या किया था उसने? विस्तीर्य, यानी फैलाकर क्या किया? वो घर आ गया। तेन विस्तारित जाले, उसके विस्तारित जाल में कौन बंध गया? दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से क्या बंध गया? एक शेर उसके अंदर जो है फंस गया। व्याघ्र निवेदित भो मानव, व्याघ्र ने निवेदन किया कि अरे मानव, तुम्हारा क्या हो? कल्याणम, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं हानि करूंगा। नद्या जलम आनिए मम पिपा, मेरी क्या शांत करो? नदी जल से क्या शांत होती है? पिपासा, यानी प्यास शांत होती है। तो हम यहां भरेंगे पिपासाम समय। इदानीम अहम त्वाम, जब उसने पानी पी लिया तो उसने कहा कि अब मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा? खादिष्यामि, खाऊंगा तुम्हें। ये सारी बातें समीपे एका, एक कौन थी? लोमशिखा, लोमड़ी है जो बद्री गुलमानम, बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई उस वार्ता को सुन रही थी। उसने क्या किया? पुनः स व्यादम अवदत् केन प्रकरण तुम तस्मिन् जाले बद्ध, यानी किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। जाले बद्ध स व्याघ्रम क्लांतः सन निस्सहायो, निस्सहाय हो गया, तो होने के लिए होता है भूत्वा। इस प्रकार केवल 8 शब्द भर के हम इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कहानी दी हुई है या कुछ भी दिया हुआ है, 8 सेंटेंस दिए हैं, उनको हमको सही तरीके से सही क्रम में लगाना है। ये जो 21वां प्रश्न है, अधोलिखिता नाम वाक्या नाम घटना क्रमानुसार क्रमायोजनम कुरुतः। यहाँ पर ये 8 सेंटेंस है, पहले इनको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इमः सप्त भगिन्ये स्वीये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना युदृष्टा आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। वयम सर्वे स्वदेशस्य राजानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। अयं शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः? एतेषु राजेषु राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति। मे भगिनी कथयति यद् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? समवायः सप्त भगिनी इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। ये पूरे वाक्य। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वयम सर्वे स्वदेशीय राज्यानां विषय ज्ञातुम् इच्छामः, इसको सबसे पहले 1 नंबर पे लिखेंगे। यहाँ पर इसको जहाँ उत्तर लिखने के दिए हुए हैं तो सबसे पहले इस सेंटेंस को हम लिखेंगे। जिस तरह के मैं नंबर लगाऊं उसको नीचे उस क्रम में उतारना होता है। तो इसने पूछा कि वयम सर्वे स्वदेशीय राज्यानां विषय ज्ञातुम्, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा कि अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो उत्तर आया कि मे भगिनी कथयति, मेरी भगिनी कहती हैं कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने हैं? 29 राज्य हैं। अब 28 रह गए, 29 नहीं रहे, लेकिन पाठ के अनुसार हमको 29 याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में से 7 राज्यों का एक संगठन है, एक समूह है 7 राज्यों का, और 7 राज्यों के समूह को अपन क्या कहते हैं?
सप्तभगिनी कहते हैं। तो ये कहेंगे कि ये शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ, कब प्रयुक्त हुआ, तो ये इसके बाद आ जाएगा। और फिर कहते हैं कि ये जो 7 भगिनी हैं वे अपने प्राचीन इतिहास में सभी मतलब स्वतंत्र थी, किसी की गुलाम नहीं रही। तो सबसे लास्ट में हम कहते हैं कि हम जो है अगले छुट्टियों में वहाँ घूमने जाएंगे। इस प्रकार हम 8 वाक्यों को उतारेंगे। अब 22वां प्रश्न है, वो क्या है? 3 श्लोक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीय च भूदेव गेय्या सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी हम इनका हिंदी अनुवाद करना हमें। तो यह वीर भोग्य यानी वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली तथा कर्म सेव्या यानी यहाँ के लोग कर्म की पूजा करने वाले हैं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया। जगत वंदनीय जगत में वंदनीय च भूदेव गेया यानी देवताओं के द्वारा गाई जाने वाली ये भारत की भूमि है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम ये धरती है वो हमेशा पर्वों और उत्सवों की धरती है। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि यानी ये भारत रूपी जो स्वर्ण भूमि है वो सभी के ऊपर विराजमान होती है, मस्तक पर विराजमान होती है, छत के रूप में है। तो इस प्रकार इसका हिंदी अनुवाद हम लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर का है एक अनुवाद। जैसे अब दूसरा श्लोक है, यत कर्म, यत का मतलब है जो कर्म, जो कार्य, कुर्वतोस्य जो कार्य करने से, स्यात् परितोषो अंतरात्मन हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है, हमारी अंतरात्मा खुश होती है, प्रसन्न होती है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। आगे क्या कहा? विपरीतम तु वर्जेत यदि ऐसा नहीं हो तो उसे त्याग देना चाहिए। जिस कार्य को करने से हमको संतुष्टि नहीं मिलती हो तो हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। यहाँ पर पौरुषम का मतलब होता है कर्म, जो कर्म छोड़कर यानी काम नहीं करता है। विहाय का मतलब होता है छोड़कर, केवल भाग्य के सहारे रहता है। उसकी वही दुर्गति होती है जैसी कोई महल है, महल का जो सबसे शिखर है, महल के शिखर पर कौवे बैठने से होती है। महल का शिखर ऊंचा तो बहुत होता है लेकिन उस पर कौवे बैठते हैं, क्योंकि वहां पर कोई साफ सफाई करने नहीं जाता है, वहां कौवे बैठते हैं। इसी प्रकार जो केवल कर्म को छोड़ देता है, केवल भाग्य के सहारे बैठ रहता है कि जो लिखा है वो मिल जाएगा, तो उसकी यही दशा होती है। यहाँ पर अब जो 23वां प्रश्न है, क रक्षति क रक्षितः अथवा गृहम शून्यम सुताम विना, इन दोनों में से किसी एक पाठ का सार हिंदी भाषा में, तो हमें सभी पाठों के हिंदी याद होनी चाहिए। क रक्षति ये प्लास्टिक का है जिसमें वो गर्मी में बाहर निकलते हैं, इसको पूरा लिखना है। गृहम शून्यम सुता विना में भी वह जो भाई है जो अपनी भौजाई अपनी पत्नी
के गर्भ का परीक्षण करवाता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। जब वह उससे पूछती है कि आप इतनी उदासीन क्यों हो, तो कहते हैं कि तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं इस गर्भ का परीक्षण कराऊं कि इसमें लड़का होगा या लड़की। अगर लड़की है तो उस गर्भ को गिरा दे। जब ये बात उसको समझ में आती है उसकी ननद को, तो वो आकर अपने भाई को डांट पिलाती है और भाई को समझाती है कि बालिका का क्या महत्व है। और इस प्रकार जब उसको भाई को ये बात समझ में आती है तो वो सुधर जाता है और वो गर्भ परीक्षण नहीं करवाता है। तो इस प्रकार हम इस कहानी को हिंदी में, इस प्रकार और भी कहानी जैसे सबसे महत्वपूर्ण धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का पाप में पुण्य, उस कहानी को भी अपन काम में ले सकते हैं, उसको भी याद करके जाएं। और भी कहानियां हैं इसमें। अगला जो 24वां प्रश्न है इसको अच्छी तरह से देखें। यहाँ पर भी अस्माकम भारत देश के ऊपर इन शब्दों को काम में लेते हुए 8 वाक्य बनाने। एक तो ये तरीका है और दूसरा है कि इन 8 शब्दों को अपन एप्लीकेशन जो है उसमें भरेंगे तो 8 नंबर मिल जाएंगे। तो दूसरे प्रश्न को मैं यहाँ प्रेफर करूँगा। पहले हम जो है शब्द है इनका अर्थ समझ लेते हैं। रमेश मतलब रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, छात्र है जो इस एप्लीकेशन को लिख रहा है। गृहीतुम यानी लेने के लिए। सेवायाम, हम जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं सबसे पहले सेवायाम शब्द लिखते हैं। प्रतियोगितायाम यानी प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता का नाम क्या है? कबड्डी में आप सब समझते हैं। क्रीड़ा प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता। निवेदनमस्ति, निवेदन है। सविनय, निवेदन कैसा होता है? सविनय। विद्यालय से यानी विद्यालयों में। अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, हम सबसे पहले प्रार्थना पत्र में क्या लिखते हैं? सेवायाम। तो पहले खाली जगह में सेवायाम हो गया, यानी 1 नंबर अपना फिक्स हो गया इतना सा बढ़ते ही। फिर विषय, ये क्या करना चाहता है कि कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, तो यहां पे कबड्डी आ जाएगा दूसरे नंबर में। उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन कैसा होता है? सविनय होता है, तो सविनयम भरेंगे यहां पर। सविनयम निवेदनम अस्ति यत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर इत्यत्र। यहां पर उदयपुर में क्या है? यहां से यहां तारीख तक पर्यंत आयोजिता जो है क्रीड़ा कबड्डी की प्रतियोगिता होगी। विद्यालयेषु किस में होगी? उपयुक्त विषय अंतर्गत सविनय निवेदनमस्ति यत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर इत्यत्र 27/8 से लेकर 29/8 पर्यंत आयोजिता क्रीड़ा प्रतियोगितायाः। क्रीड़ा प्रतियोगिता में क्या होगी? कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगितायाः, क्रीड़ा प्रतियोगितायाः में कबड्डी प्रतियोगिता होगी। अहम अपि तत्र, मैं वहां पे कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। तो प्रतियोगितायाम जैसे लिखा है ना, प्रतियोगितायाम, प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अतः, इसलिए, यत भवंत माम कृतम भागम, इसलिए जो है मुझे भाग लेने की अनुमति। अतः निवेदन है आपसे, अतः निवेदनमस्ति, इसलिए निवेदन है कि क्रीड़ा प्रतियोगिता में भागम, भाग लेने के लिए, गृहीतुम लेने के लिए, अनुमति ही प्रदाय अनुग्रहिष्यन्ति, अनुमति प्रदान करके अनुग्रहित करें। फिर यहाँ पे बहुधा आज्ञापालक, कौन है आज्ञापालक? रमेशः। बस ये 8 शब्द भरते ही 8 नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार आप सभी को सबसे पहले ही मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से करके आएँ और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि इसका लाभ सभी को मिले।